ये कहानी धर्मपुर नाम के एक पुराने और बड़े गांव की है। इस गांव में रघुनाथ नाम का एक आदमी रहता था जो एक खाते पीते मिडिल क्लास परिवार से था। उसके पास अच्छी खासी खेती और पुश्तैनी जमीन थी। रघुनाथ के परिवार में उसकी पत्नी कौशल्या और उनका अपना 15 साल का सगा बेटा किशोर था। लेकिन इस परिवार में एक चौथा सदस्य भी था, मंगरू। मंगरू की उम्र महज 10 साल थी। मंगरू रिश्ते में रघुनाथ के सगे भाई का बेटा था। कुछ सालों पहले एक भयानक सड़क दुर्घटना में मंगरू के माता पिता का देहांत हो गया था। तब से मंगरू अपने चाचा चाची यानी रघुनाथ और कौशल्या के पास ही रह रहा था। रघुनाथ और कौशल्या ने मंगरू को सिर्फ समाज के डर से अपने घर में रखा था, लेकिन उन्होंने कभी उसे अपना बेटा नहीं माना। उनके लिए मंगरू सिर्फ एक मुफ्त का नौकर था। सारा प्यार, अच्छी शिक्षा और अच्छे कपड़े सिर्फ किशोर के हिस्से में आते थे और मंगरू के हिस्से में आती थी कड़ी धूप, खेतों की मजदूरी, बासी खाना और अंतहीन ताने। गर्मियों के दिन थे। सूरज अभी पूरी तरह निकला भी नहीं था कि रघुनाथ की कड़कदार आवाज ने मंगरू की कच्ची नींद तोड़ दी। अरे ओ मंगरू, ओ अनाथ कहीं के, सूरज सिर पर आ गया है और तू अभी तक इस फटे बिस्तर पर मुर्दे की तरह पड़ा है। उठ जाली, तेरे बाप ने कोई खजाना नहीं छोड़ा है जो मैं तुझे यहाँ बिठाकर खिलाऊंगा। अगर 1 मिनट के अंदर तूने खेत का रास्ता नहीं पकड़ा तो ऐसा थप्पड़ मारूंगा कि दिन में तारे दिख जाएंगे। आज पूरा दिन खाली पेट तुझसे काम करवाऊंगा, तब तुझे अकल आएगी। मंगरू घबरा कर उठ बैठा। उसने देखा कि पास ही दूसरे कमरे में किशोर नरम गद्दे पर पंखे की हवा में आराम से सो रहा है। उसे उठाने की किसी की हिम्मत नहीं थी। मंगरू सहमा हुआ रघुनाथ के पास आया। पिताजी, मैं अभी खेत पर चला जाता हूँ, लेकिन कल रात भी मैंने सिर्फ एक सूखी रोटी खाई थी। मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है भूख से। क्या मैं खेत पर जाने से पहले थोड़ा सा कुछ खा सकता हूँ? अगर शरीर में थोड़ी ताकत आ जाएगी तो मैं और तेजी से हर जोत पाऊंगा पिताजी। अरे वाह रे नवाब, सुबह सुबह उठते ही इसके मुंह में भूख लग गई। तेरे लिए क्या यहाँ 56 भोग बना कर रखे हैं मैंने? जा यहाँ से, चुपचाप खेत में जाकर फावा चला। जब हम सब खा लेंगे तो जो रूखा सूखा बचेगा वो तेरे चाचा टिफिन में लेकर खेत पर आ जाएंगे। तब तक एक घूंट पानी भी मत पीना, जा जल्दी। जी माँ, मैं जाता हूँ। मंगरू खेत की तरफ निकल गया। वहां जाकर उसने फावड़ा उठाया और तपती जमीन को खोदना शुरू कर दिया। गर्मी से उसका छोटा सा शरीर पसीने से भीग गया था। प्यास से गला सूख रहा था, लेकिन उसे अपने चाचा चाची के तानों का डर था। उधर घर में किशोर सोकर उठा तो कौशल्या ने उसे प्यार से गर्मा गर्म पराठे और चाय परोसी। दोपहर के 1 बज चुके थे। सूरज आग उगल रहा था। रघुनाथ ने घर पर आराम से पेट भरकर खाना खाया और एक डकार ली। कौशल्या, खाना बहुत बढ़िया था, लाओ वो टिफिन में जो रात की बासी रोटी और थोड़ी सी दाल बची है वो बांध दे। मैं जाकर उस मंगरू को दे आता हूँ। देखूं खेत में कितना काम किया है उस निकम्मे ने। अरे कहाँ इतनी भयंकर धूप में जा रहे हो? वो धरती का बोझ वहाँ काम कर ही रहा है, करने दो उसे। अभी 1-2 घंटे आराम से चारपाई पर लेट जाओ। जब 3 बजे किशोर स्कूल से आ जाएगा तब आराम से चले जाना। वो कौन सा मरा जा रहा है भूख से। हाँ, ये बात तो तूने सही कही। इतनी धूप में बाहर निकलूंगा तो लू लग जाएगी। मैं थोड़ा सो लेता हूँ, 3 बजे मुझे उठा देना। रघुनाथ और कौशल्या दोनों आराम से सो गए। दोपहर के 3 बजे जब किशोर स्कूल से वापस आया और उसने जोर से दरवाजा खटखटाया, तब जाकर रघुनाथ की नींद खुली। उसे याद आया कि मंगरू सुबह से भूखा खेत में काम कर रहा है। वो बासी खाने का टिफिन लेकर खेत की तरफ गया। वहां जाकर उसने देखा कि 10 साल का मंगरू कमजोरी के मारे कांप रहा है, लेकिन फिर भी लगातार फावड़ा चला रहा है। अरे बाप रे, इतनी धूप में ये लगातार लगा हुआ है। ओ मंगरू, चल बस कर, अब आ यहाँ, पेड़ की छांव में आ जा और ये खाना खा ले। खाना देखते ही मंगरू की आंखों में चमक आ गई। वो दौड़ कर आया और उस बासी खाने पर ऐसे टूट पड़ा जैसे कई जन्मों से भूखा हो। उसने बिना चबाए जल्दी जल्दी रोटियां निगल लीं। खाना खाने के बाद उसके शरीर में थोड़ी जान आई। सुन मंगरू, खाना खा लिया है ना? अब आधा घंटा यहाँ पेड़ के नीचे आराम कर ले, तब तक मैं थोड़ा काम देख लेता हूँ। शुक्रिया पिताजी, आपने मुझे खाना ला दिया, आपकी बहुत मेहरबानी। मैं अभी बस 5 मिनट सांस लेकर फिर से काम पर लगता हूँ। आप आराम कीजिए, मैं सब संभाल लूंगा। शाम ढलने लगी थी। रघुनाथ और मंगरू खेत से घर लौट रहे थे। तभी रास्ते में किशोर अपने दोस्तों के साथ खेलता हुआ मिल गया। किशोर ने अपने पिता को देखा और दौड़कर पास आया। किशोर, सगा बेटा, पापा, आज मेरा बहुत मन कर रहा है, मुझे अभी की अभी 5 आइसक्रीम दिलाओ। मेरे सारे दोस्त खा रहे हैं, मुझे भी खानी है। अरे मेरा शेर बेटा, तूने मांगी और मैं ना दिलाऊं, ऐसा हो सकता है क्या? तू 5 नहीं 10 आइसक्रीम खा। चल, मैं अभी तुझे दुकान से दिलाता हूँ। मंगरू पीछे खड़ा ये सब देख रहा था। उसके मुंह में भी पानी आ गया। उसने डरते डरते रघुनाथ का कुर्ता खींचा। पिताजी, वो मेरा गला भी बहुत सूख रहा है, क्या आप मुझे भी एक छोटी सी आइसक्रीम दिला देंगे? मैं बहुत थक गया हूँ। तेरी हिम्मत कैसे हुई रे आइसक्रीम मांगने की? एक थप्पड़ कान के नीचे मारूंगा तो सारी हवा निकल जाएगी।
आज सिर्फ खाने का चस्का चढ़ा है तुझे। चल चुपचाप घर की तरफ मुंह कर। तेरे बाप ने मेरे पास आइसक्रीम के पैसे नहीं छोड़े थे। बड़ा आया आइसक्रीम खाने वाला। मंगरू ने अपने आंसू पी लिए और चुपचाप घर की तरफ चल दिया। घर पहुंचकर किशोर ने सबके सामने मजे से आइसक्रीम खाई, जबकि मंगरू एक कोने में बैठा उसे ललचाई नजरों से देखता रहा। रात का समय हुआ। परिवार के तीनों लोग यानी रघुनाथ, कौशल्या और किशोर डाइनिंग टेबल पर खाना खाने बैठे। मंगरू पास ही जमीन पर बैठकर उनके खाने का इंतजार कर रहा था। मंगरू के कपड़े पसीने और मिट्टी से सने हुए थे। पापा, इस मंगरू को यहाँ से साइड करो। इसके शरीर से बहुत गंदी बदबू आ रही है, मिट्टी और पसीने की। अगर ये यहाँ बैठा रहा तो मैं खाना नहीं खा पाऊंगा। इसे भगाओ यहाँ से। अरे ओ मंगरू, बहरा हो गया है क्या? सुनाई नहीं दिया मेरे हीरे से बेटे ने क्या कहा? चल भाग यहाँ से। जब हम सब खाना पीना खा लेंगे तो जो जूठन और बचा हुआ खाना होगा वो मैं वहीं कोने में रख दूंगा। वहीं जाकर अंधेरे में खा लेना। चल खिसक यहाँ से। मंगरू सिर झुकाकर अंधेरे कोने में चला गया। परिवार ने मजे से भरपेट खाना खाया। जब सब उठ गए तो कौशल्या ने कुछ जली हुई रोटियां और एक कटोरी में बची खुची पानी जैसी सब्जी मंगरू की तरफ सरका दी। कौशल्या, चाची, ये ले खा ले। इतना बढ़िया खाना तूने अपनी जिंदगी में नहीं देखा होगा। तेरे माँ बाप तो मर गए और मेरे सिर पर ये मनहूस बोझ छोड़ गए। जल्दी ठूस और बर्तन धोकर सो जा। नरेटर। मंगरू ने चुपचाप वो खाना खा लिया। जब वो सोने के लिए पर जाने लगा तभी कौशल्या की आवाज आई। ओ मंगरू, कहाँ जा रहा है इतनी जल्दी नवाब की तरह सोने? इधर आ चुपचाप। हाँ माँ, आ रहा हूँ। क्या हुआ माँ? माँ मत बोल मुझे। तूने अपने असली माँ बाप को तो पहले ही निगल लिया, अब क्या हमारी जान लेना चाहता है? मुझे माँ कहने की कोई जरूरत नहीं है। चल, मेरे पैर बहुत दर्द हो रहे हैं। जल्दी से मेरे पैर दबा। और सुन, जब तक मैं ना बोलूं तब तक यहाँ से हिलना मत और पैर दबाते रहना। मंगरू जमीन पर बैठकर अपनी चाची के पैर दबाने लगा। उसके नन्हे हाथ दर्द कर रहे थे, लेकिन उसके दिल में कोई खोट नहीं था। मंगरू मन ही मन सोचते हुए, आप मुझे कुछ भी बोल लीजिए माँ। मैं जानता हूँ मैं अनाथ हूँ, लेकिन मैंने बचपन से आप ही लोगों को देखा है। आप ही मेरे माता पिता हैं। भले ही आप मुझे मारो, गाली दो या भूखा रखो, पर मैं आपके अंदर ही अपने माँ बाप को देखता हूँ। भगवान आपको हमेशा खुश रखे। मंगरू 2 घंटे तक लगातार पैर दबाता रहा, जब तक कि कौशल्या खर्राटे लेकर सो नहीं गई। फिर वो जाकर सो गया। ऐसे ही ताने, मार और खेत की मजदूरी के बीच मंगरू की जिंदगी कटती रही। समय किसी के लिए नहीं रुकता। देखते ही देखते 10 साल बीत गए। दोनों बच्चे अब बड़े हो चुके थे। किशोर अब 25 साल का एक पढ़ा लिखा नौजवान बन चुका था। रघुनाथ ने अपनी सारी जमा पूंजी और खेतों की कमाई किशोर की पढ़ाई पर खर्च कर दी थी, ताकि वो इंजीनियर बन सके। दूसरी तरफ मंगरू अब 20 साल का एक गठीला और मेहनती युवक बन चुका था, लेकिन उसकी जिंदगी आज भी खेतों की मिट्टी, फावड़े और फसलों के बीच ही उलझी हुई थी। उसने कभी स्कूल का दरवाजा नहीं देखा था। वो दिन भर खेत में काम करता और जो भी फसल बिकती उसका सारा पैसा लाकर चुपचाप रघुनाथ के हाथों में रख देता। एक सुबह घर में बहुत खुशी का माहौल था। किशोर ने शहर में एक बहुत बड़ी कंपनी में इंटरव्यू दिया था और आज उसका नतीजा आने वाला था। मेरा राजा बेटा, आज तू शहर जा रहा है अपनी नौकरी का पक्का लेटर लेने। जैसे ही कोई अच्छी खबर मिले अपनी इस माँ को सबसे पहले फोन करके बताना। भगवान तेरा भला करे। किशोर शहर गया। शाम को उसका फोन आया। घर में रघुनाथ और कौशल्या ने स्पीकर पर फोन रखा। हेलो माँ, हेलो पापा, मिठाई बांटो पूरे गांव में। आपकी दुआओं से मुझे शहर की सबसे बड़ी कंपनी में इंजीनियर की नौकरी मिल गई है। और आपको पता है मेरी सैलरी कितनी है? पूरे 1 लाख रुपए महीना। 1 लाख रुपए! क्या बात है मेरे शेर, 1 लाख रुपए! आज तूने हमारा सीना चौड़ा कर दिया। अब हम इस गांव के सबसे अमीर लोग बन जाएंगे। बेटा, कब आना है तुझे घर? पापा, मैं कल सुबह आ रहा हूँ अपना सारा सामान लेने। मेरे बॉस ने कहा है कि मुझे अब शहर में ही रहना होगा। काम बहुत है, तो शायद अगले 4-5 साल तक मुझे छुट्टी ना मिले। अरे बेटा, ऐसा कैसे? तू हमसे 4 साल तक नहीं मिले। माँ, आप रो क्यों रही हैं? पैसा भी तो देखो, 1 लाख रुपए मिल रहा है। मैं हर महीने आपको पैसे भेज दिया करूंगा और जब मुझे पहली लंबी छुट्टी मिलेगी तो मैं खुद गाड़ी लेकर आऊंगा और आपको शहर घुमाने ले चलूंगा। अगले दिन किशोर अपना बैग पैक करके शहर जाने के लिए तैयार खड़ा था। पूरा परिवार दरवाजे पर उसे विदा करने आया था। तभी मंगरू खेत से पसीने में लथपथ घर के अंदर आया। उसने किशोर को देखा। भैया, मैंने सुना आपको बहुत बड़ी नौकरी मिल गई है। आपको बहुत बहुत बधाई हो भैया। भगवान आपको और तरक्की दे। दूर खड़ा रह, मेरे पास मत आना। मैं शहर जा रहा हूँ अच्छे काम के लिए और जाते जाते मुझे तेरा ये मनहूस चेहरा देखना पड़ रहा है। सारा मूड खराब कर दिया। पता नहीं ये बोझ कब हमारे घर से जाएगा। मंगरू का दिल टूट गया।
लेकिन वो चुप रहा। किशोर अपनी बस पकड़कर शहर चला गया। शहर पहुंचकर पहले महीने किशोर ने बहुत अच्छे से बात की। पहली सैलरी आते ही उसने अपनी माँ को फ़ोन किया। माँ, मेरी पहली सैलरी आ गई है 1 लाख रुपए। मैं इसमें से 20,000 रुपये अपने खर्चे के लिए शहर में रख रहा हूँ और बाकी के 80,000 रुपये आपके खाते में भेज रहा हूँ। अब आप गांव में शान से रहो, किसी चीज़ की कमी मत होने देना। जुग जुग जियो मेरे लाल, तुमने तो पैसों की बारिश कर दी। मंगरू पास ही खड़ा ये सब सुन रहा था। वो अब 20 साल का हो चुका था। उसे लगा कि अब घर में बहुत पैसा आ गया है तो शायद उसके दिन भी बदल जाएं। उसने हिम्मत करके रघुनाथ से कहा, पिताजी, अब तो भैया हर महीने 80,000 रुपये भेज रहे हैं। घर में पैसों की कोई कमी नहीं है। मैं बड़ा हो गया हूँ। खेत में काम करते करते मेरी पूरी ज़िंदगी बीत गई। क्या आप मुझे कुछ पैसे दे सकते हैं? मैं चौराहे पर अपनी एक छोटी सी दुकान खोलना चाहता हूँ ताकि मैं भी अपने पैरों पर खड़ा हो सकूँ और कुछ पैसे कमा सकूँ। ये सुनते ही रघुनाथ का चेहरा लाल हो गया। उसने पास पड़ी अपनी चप्पल उठाई और मंगरू को दे मारी। हरामजादे, मनहोस करीके, तेरी इतनी लंबी जबान हो गई कि तू मुझसे पैसे मांगेगा? पैसे क्या पेड़ों पर उगते हैं? मेरे बेटे ने दिन रात मेहनत करके ये पैसे कमाए हैं ताकि तू ऐश कर सके। आज तक जो मैंने तुझे मुफ्त की लोटियां तोड़ते हुए पाला है उसका एहसान भूल गया। चुपचाप जा और खेत में गोबर उठा, कोई दुकान विकान नहीं खुलेगी तेरी। पिताजी, आज तक इस खेत से जो भी मुनाफा हुआ है वो सिर्फ मेरे दिन रात खून पसीना एक करने की वजह से हुआ है। मैंने कभी आपसे 1 रुपया नहीं मांगा। मैं बस अपनी जिंदगी बनाना चाहता था। अच्छा, तो अब तू मुझे हिसाब सिखाएगा? अगर तुझे मेरी रोटियों पर पलना है तो कुत्ते की तरह खेत में काम कर, और अगर नहीं करना तो निकल जा मेरे घर से। अभी के अभी निकल जा और मुझे अपनी मनहूस शक्ल मत दिखाना। मंगरू की आंखों से आंसू छलक पड़े। उसने एक गहरी सांस ली और अपने हाथ जोड़ लिए। पिताजी, बस बहुत हो गया। मैं आपसे गुस्सा होकर नहीं जा रहा हूँ। मैं बस ये घर छोड़कर जा रहा हूँ। लेकिन एक बात याद रखिएगा पिताजी, आज भी मैं आपको अपने सच्चे दिल से अपना पिता मानता हूँ। ये दुनिया, ये पैसे, ये शहर वाले एक दिन आपका साथ छोड़ देंगे, और जिस दिन वो आपका साथ छोड़ेंगे उस दिन सिर्फ अपने इस मंगरू को याद कर लेना। मैं आपके साथ हमेशा एक दीवार की तरह खड़ा रहूँगा। आज भी आप मेरे लिए भगवान हैं और कल भी रहेंगे। अरे भाग यहाँ से, बड़ी बड़ी बातें बनाता है। तेरी औकात क्या है? जा जाकर सड़कों पर भीख मांग। और सुन, तुझे मेरी और तेरी चाची की कसम है, लौटकर कभी इस घर की चौखट पर पैर मत रखना। निकल। मंगरू के पास अब बोलने के लिए कोई शब्द नहीं बचे थे। वो खाली हाथ नम आंखों से उस घर की चौखट को चूमकर हमेशा के लिए उस गांव से बाहर निकल गया। दूसरी तरफ शहर में किशोर एक ऐसी गहरी साजिश और जाल में फंसने वाला था जिसका अंदाजा ना तो उसे था और ना ही उसके घमंडी माता पिता को। रघुनाथ के घर से निकाले जाने के बाद मंगरू की आंखों में आंसू थे, लेकिन दिल में कोई नफरत नहीं थी। वो पूरा दिन अनजान रास्तों पर भटकता रहा। जब रात हुई तो वो एक अनजान गांव के किनारे एक बड़े से पेड़ के नीचे भूखे पेट सो गया। अगली सुबह मंगरू उठा और काम की तलाश में निकल पड़ा। गांव में एक बहुत बड़े सेठ की जमीन थी जहां फसल कटाई का काम चल रहा था। मंगरू ने सेठ के पास जाकर हाथ जोड़े। सेठ जी, राम राम। मैं बहुत दूर से आया हूं और मुझे काम की सख्त ज़रूरत है। मैं बचपन से खेतों में ही पला बड़ा हूं। क्या मुझे आपके खेत में कोई काम मिल जाएगा? हाँ हाँ, क्यों नहीं। देख नौजवान, मेरे खेत में कटाई का काम चल रहा है। सुबह 9 बजे से शाम 6 बजे तक काम करना होगा। मैं तुझे दिन की दिहाड़ी 400 रुपये दूंगा। जब शाम को काम खत्म होगा तो अपने पैसे लेकर चले जाना। मंजूर है? मंजूर है सेठ जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मंगरू ने जी जान लगाकर सेठ के खेतों में काम किया। लगातार 4 दिन तक काम चला और फसल खत्म हो गई। मंगरू को 4 दिन के 1600 रुपये मिले। उसने कुछ पैसों से भरपेट खाना खाया। अब उसके पास कुल 1230 रुपये बचे थे। मंगरू फिर काम की तलाश में निकला। उसे पास ही के बाजार में राशन की एक बड़ी दुकान पर काम मिल गया। अरे लड़के, तुझे लिखना पढ़ना आता है क्या? सामान का हिसाब रख लेगा? बाबूजी, मैं स्कूल तो कभी नहीं गया, लेकिन खेती और दुकान का सारा हिसाब मेरी उंगलियों पर रहता है। आप जो कहेंगे मैं पूरी ईमानदारी से करूंगा, बस मुझे एक मौका दीजिए। दुकानदार ने मंगरू को 400 रुपये दिहाड़ी पर रख लिया। मंगरू ने वहां पूरी लगन से काम किया। ग्राहक जो भी सामान मांगते वो झट से निकाल कर दे देता। 1 महीना बीत गया। मंगरू ने अपने खर्चे काटकर पूरे 12,000 रुपये बचा लिए थे। उसने सोचा, ऐसे ही 5-6 महीने और काम करूंगा और पैसे बचाकर खुद की एक छोटी सी दुकान खोल लूंगा। और मंगरू उसी ईमानदारी से अपने लक्ष्य की ओर बढ़ता रहा।
दूसरी तरफ शहर में किशोर की जिंदगी बहुत तेजी से बदल रही थी। 1 लाख रुपए महीने की तनख्वाह ने उसके अंदर घमंड भर दिया था। उसी के ऑफिस में एक लड़की काम करती थी जिसका नाम था श्रेया। श्रेया बहुत ही चालाक, खूबसूरत और मतलबी लड़की थी। उसे ऑफिस के काम से ज़्यादा अमीर लड़कों को फंसाने में दिलचस्पी थी। जब उसे पता चला कि किशोर गांव का एक सीधा साधा लड़का है जो लाखों कमाता है, तो उसने अपना जाल बिछा दिया। तुम ऑफिस में सबसे ज्यादा स्मार्ट और टैलेंटेड हो। मुझे तुम्हारे साथ काम करके बहुत अच्छा लगता है। क्या हम शाम को कॉफी पीने चलें? किशोर, जिसने गांव के अलावा कुछ नहीं देखा था, श्रेया की मीठी मीठी बातों में पूरी तरह से फंस गया। वो श्रेया के प्यार में अंधा हो गया। जो किशोर हर महीने 80,000 रुपए गांव भेजता था, उसने इस महीने श्रेया के महंगे शौक पूरे करने के चक्कर में 1 रुपया भी घर नहीं भेजा। उधर गांव में रघुनाथ और कौशल्या को अपने बेटे पर इतना घमंड हो गया था कि उनके पैर जमीन पर नहीं पड़ते थे। उन्होंने पूरे गांव में ढिंडोरा पीट रखा था कि उनका बेटा शहर का सबसे बड़ा इंजीनियर है। अरे पड़ोसन, तू मुझे कौशल्या नहीं मालकिन बुला, मालकिन। मेरा बेटा पूरे 1 लाख रुपए 1 महीने में कमाता है। इतना पैसा तो तूने और तेरे खानदान ने कभी सपने में भी नहीं देखा होगा। तुम लोग सड़ो इसी गांव की धूल में। मैं तो बहुत जल्द शहर के बंगले में जाने वाली हूँ। रघुनाथ ने तो किशोर की शादी भी गांव की सबसे अमीर और सुंदर लड़की यानी सरपंच की बेटी से तय कर दी थी, वो भी किशोर से पूछे बिना। जब महीना बीत गया और पैसे नहीं आए तो रघुनाथ ने किशोर को फोन लगाया। उस समय किशोर श्रेया के साथ बैठा था। हेलो बेटा किशोर, इस महीने का पैसा जो है वो अभी तक बैंक में नहीं आया, जल्दी से पैसे भेज दे। और सुन, मैंने तेरी शादी की बात पक्की कर दी है। तेरी शादी गांव की सबसे अमीर और सुंदर लड़की सरपंच की बेटी से तय की है मैंने। पैसे भेज दे, यहाँ शादी का काम और तैयारियां शुरू करवानी है। श्रेया ये सब सुन रही थी। उसने तुरंत किशोर के कान भरने शुरू कर दिए। किशोर, ये क्या है? तुमने इससे प्यार का नाटक किया था। क्या तुमने अपनी बात गांव पर पहले से ही करवा रखी थी? तुम मुझे धोखा दे रहे हो। नहीं नहीं श्रेया, गांव में तो पिताजी वैसे ही मजाक कर रहे हैं। मैंने तुम्हें कसम दी है ना, मैं शादी सिर्फ और सिर्फ तुमसे ही करूंगा। अच्छा, तो फिर साबित करो। किशोर, तुम शहर में हो, इतने बड़े इंजीनियर हो, क्या तुम्हें नहीं लगता कि तुम गलत कर रहे हो? तुम्हारे पिता तुम्हारे पैसों का गांव में गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। तुम्हारी इतनी बड़ी लाइफ है और वो तुमसे बिना पूछे तुम्हारे फैसले ले रहे हैं। ऐसे तो वो तुम्हें जीवन भर लूटते रहेंगे। हमें कोर्ट मैरिज कर लेनी चाहिए। श्रेया, तुम गलत समझ रही हो। मेरे पिताजी मुझसे बहुत प्यार करते हैं। वो पैसों से नहीं, मुझसे प्यार करते हैं। अच्छा, तुम्हें लगता है वो तुमसे प्यार करते हैं? तो एक काम करो, अभी अपने पिता को फोन मिलाओ और बोलो कि तुम्हारे पास जो 3-4 लाख रुपए बचे थे वो सब खत्म हो गए हैं और तुम आगे से उन्हें कोई पैसा नहीं दे पाओगे। फिर देखना तुम्हारे पिता का असली रंग। किशोर ने श्रेया की बातों में आकर रघुनाथ को फोन मिला दिया। पिताजी, वो एक बुरी खबर है। मैंने जो पिछले 3-4 महीनों में 4 लाख रुपए जमा किए थे वो मेरे पास से खत्म हो गए हैं, डूब गए हैं और आगे से शायद मैं आपको पैसे ना दे पाऊं। वो पैसे मैं आपको बाद में कभी दे दूंगा। क्या बकवास कर रहा है तू हरामजादे? 4 लाख रुपए क्या आम होते हैं जो तूने यूं ही खत्म कर दिए? सच बता, कहाँ गए पैसे? मेरा दिमाग मत खराब कर किशोर, वरना गांव आकर तेरी खाल उधेड़ दूंगा। तेरे पैसों के दम पर ही तो मैंने सरपंच से पंगा लिया है। रघुनाथ अभी गालियां दे ही रहा था कि श्रेया ने फोन काट दिया और मुस्कुराने लगी। देखा किशोर, तुम्हारे पिता इस दुनिया में सिर्फ और सिर्फ पैसों से प्यार करते हैं। बचपन से उन्होंने तुम्हें इसीलिए पढ़ाया लिखाया ताकि तुम्हारे पैसों पर राज कर सकें। उन्हें तुम्हारी कोई परवाह नहीं है। हाँ श्रेया, तुम बिल्कुल सही कह रही हो। मेरे पिता बहुत लालची हैं। मैंने बहुत जी लिया उनके साथ। अब हम शहर में ही रहेंगे और कोर्ट मैरिज करेंगे। हमारे बच्चे होंगे, हम आराम से शहर में खुशी खुशी रहेंगे। भाड़ में जाए वो गांव और गांव वाले। किशोर ने अपने माता पिता से सारे रिश्ते तोड़ लिए और श्रेया से शादी करके एक किराए के शानदार फ्लैट में रहने लगा। गांव में रघुनाथ और कौशल्या बेहाल थे क्योंकि ना तो उनका बेटा फोन उठाता था और ना ही पैसे भेजता था। उधर शहर में श्रेया, जो सिर्फ पैसों के लिए किशोर के साथ थी, एक दिन किशोर को एक शानदार बंगले के पास ले गई। किशोर, जरा इस बंगले को देखो। ये शहर के बीचों बीच है और पूरे 6 करोड़ रुपए की जमीन है। मेरे जान पहचान वाले इसे आधे दाम में यानी सिर्फ 4 करोड़ रुपए में बेच रहे हैं। किशोर, तुम्हारे अकाउंट में 2 करोड़ रुपए की सेविंग्स तो होगी ही। तुम इसे खरीद लो, बाकी पैसों का इंतजाम हम कर लेंगे, वरना ये मौका हाथ से निकल जाएगा। श्रेया, 4 करोड़? मेरे पास इतने पैसे कहाँ हैं? मेरे पास सिर्फ 1 करोड़ की सेविंग्स है। अरे बुद्धू, तुम्हारी गांव वाली प्रॉपर्टी भी तो है। तुम्हारा घर, वो सारी खेती की जमीन, वो सब मिलाकर कम से कम 1 करोड़ की तो होगी ही ना। 1 करोड़ वो, 1 करोड़ तुम्हारी सेविंग्स और 2 करोड़ का तुम अपनी सैलरी स्लिप पर बैंक से लोन ले लेना।
पूरे 4 करोड़ हो जाएंगे। हम इस महल में रहेंगे किशोर। आइडिया तो बहुत अच्छा है श्रेया, लेकिन वो गांव की ज़मीन पिताजी कैसे बेचेंगे? मेरी उनसे 1 साल से बात नहीं हुई है, वो बहुत गुस्सा होंगे। तुम उन्हें फोन करके बोलना कि तुम सिर्फ उनसे मजाक कर रहे थे। तुम देखना चाहते थी कि वो सच में पैसों से प्यार करते हैं या तुमसे। देखना, वो तुरंत पिघल जाएंगे। किशोर ने श्रेया की बात मानकर तुरंत रघुनाथ को फोन लगाया। पिताजी, मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं तो बस आपसे मजाक कर रहा था। मैं देखना चाहता था कि आप मुझ पर गुस्सा करते हैं या नहीं। पिताजी, मैंने आपके नाम पर शहर में एक बहुत बड़ा बंगला और ज़मीन फाइनल कर ली है। पूरे 4 करोड़ का घर है। अब आप गांव में क्या करोगे? आप गांव की सारी ज़मीन, घर और खेत बेचकर शहर आ जाओ। हम सब इसी बड़े बंगले में एक साथ रहेंगे। और हाँ, वो लड़की भी मैंने देख ली है। आप आकर मिलना, पसंद आए तभी शादी करूँगा। अरे मेरा बच्चा, मेरी तो जान ही निकल गई थी। मुझे पता था मेरा बेटा मुझे कभी धोखा नहीं दे सकता। कौशल्या, सुन, हमारे बेटे ने शहर में 4 करोड़ का घर लिया है हमारे लिए। बेटा, मैं कल ही गांव के जमींदार को बुलाकर सब कुछ बेच दूंगा। हम शहर ही आ रहे हैं हमेशा के लिए। लालच और खुशी में अंधे होकर रघुनाथ ने अगले ही दिन अपनी पुश्तैनी ज़मीन, अपना घर और सारे खेत गांव के ज़मींदार को मात्र 1 करोड़ 25 लाख रुपए में बेच दिए। उन्होंने अपना सारा सामान पैक किया और किशोर को फ़ोन लगाया। हेलो बेटा, हमने सब बेच दिया है। हमारे पास पूरे 1 करोड़ 25 लाख रुपए नकद आ गए हैं। हम शहर आ रहे हैं। तू हमें कहाँ लेने आएगा? पिताजी, आप इतने पैसे कैश लेकर शहर कैसे आओगे? रास्ते में कोई चुरा लेगा। आप एक काम करो, गांव के बगल वाली बड़ी बैंक में जाओ और सारा पैसा मेरे बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र करवा दो। मेरी प्रोफेशनल बैंक है, कोई लिमिट नहीं है। पैसे ट्रांसफ़र करके बस में बैठ जाओ, मैं खुद तुम्हें बस स्टैंड पर लेने आ जाऊँगा। ठीक है बेटा, मैं अभी बैंक जाता हूँ। रघुनाथ ने अपनी जिंदगी भर की कमाई और पुश्तैनी जायदाद का पैसा पूरे 1 करोड़ 25 लाख रुपए किशोर के अकाउंट में डाल दिए। उधर शहर में श्रेया की साजिश अपने अंतिम चरण में थी। श्रेया का अपना ही बॉस इस पूरी साजिश में उसके साथ मिला हुआ था। वे लोग किशोर को लेकर उस प्रॉपर्टी डीलर, जो असल में उनका ही आदमी था, के पास गए। किशोर, ये लो पेपर्स, तुम अपनी पत्नी यानी मेरे नाम पर भी साइन कर दो ताकि घर हम दोनों के नाम हो जाए। जल्दी साइन करो बेबी, मुझे इस नए घर में जाने की बहुत जल्दी है। किशोर ने बिना पढ़े खुशी खुशी 3-4 अलग अलग कागजों पर अपने साइन कर दिए। जैसे ही उसने आखिरी साइन किया, कमरे का माहौल अचानक बदल गया। प्रॉपर्टी डीलर, श्रेया और पीछे खड़ा श्रेया का बॉस जोर जोर से हंसने लगे। क्या हुआ श्रेया, तुम सब ऐसे हंस क्यों रही हो? घर की चाबी कहाँ है? घर की चाबी? अरे बेवकूफ गांव वाले, ये देख, ये पहला पेपर। इस पर तूने साइन किया है कि तूने अपनी सारी जायदाद और बैंक का सारा पैसा यानी 3 करोड़ रुपए मेरे नाम ट्रांसफर कर दिया है। और ये देख दूसरा पेपर, ये हमारे डिवोर्स यानी तलाक के पेपर हैं, जिस पर तेरे साइन हैं। अब तू मेरा पति नहीं है। श्रेया, तुम मजाक कर रही हो ना? ऐसा कैसे हो सकता है? अरे चुप कर बेवकूफ, अपनी शक्ल देखी है आईने में? कहाँ तू एक गवार और कहाँ श्रेया? तूने क्या सोचा था ये तुझसे प्यार करती है? ये देख तीसरा पेपर, इसमें लिखा है कि तूने श्रेया को जान से मारने की कोशिश की है। अगर तूने पुलिस में जाने की एक भी कोशिश की तो इस झूठे केस में तू पूरी जिंदगी जेल में सड़ेगा। ये ले 200 रुपए का नोट और गाँव वापस जाने की टिकट कटा ले, निकल यहाँ से। सुन किशोर, अगर तूने गलती से भी मुड़कर देखने की कोशिश की तो तेरे उन बूढ़े माँ बाप को गाँव में ही मरवा दूंगी। चुपचाप निकल ले यहाँ से। बॉस ने अपनी पिस्तौल निकालकर टेबल पर रख दी। पिस्तौल देखते ही किशोर की रूह कांप गई। उसके पास अब कुछ नहीं बचा था, ना नौकरी, ना पैसा, ना पत्नी और ना ही कोई सबूत। वो रोता हुआ 200 रुपए लेकर उस ऑफिस से बाहर निकल गया। रघुनाथ और कौशल्या अपने घर के बाहर वाले एक पेड़ के नीचे किशोर का इंतजार कर रहे थे। तभी उन्हें किशोर आता हुआ दिखा। उसके बाल बिखरे थे, कपड़े मुड़े हुए थे और वो फूट फूट कर रो रहा था। अरे किशोर, क्या हुआ? तू ऐसे रो क्यों रहा है? गाड़ी कहाँ है और घर कैसा है हमारा? पिताजी, मैं लुट गया, बर्बाद हो गया पिताजी। उस लड़की ने, श्रेया ने मेरे साथ धोखा किया। उसने बंदूक की नोक पर मुझसे पेपर्स पर साइन करवा लिए। उसने हमारा सारा पैसा, आपकी ज़मीन का पैसा, सब कुछ हड़प लिया। मेरे पास अब फूटी कौड़ी नहीं बची। उसने मुझे तलाक दे दिया और धक्के मारकर निकाल दिया। हे भगवान, ये क्या कह रहा है तू? हमारा घर, हमारी जमीन सब चला गया। अब हम कहाँ रहेंगे? रघुनाथ ने गुस्से और हताशा में किशोर को एक जोरदार थप्पड़ मारा, लेकिन अब पछताने से क्या होता। वो तीनों रोते रोते गांव वापस लौट आए। जब गांव वालों को ये बात पता चली तो कोई उनकी मदद को आगे नहीं आया। पड़ोसन,
अरे मालकिन, क्या हुआ? शहर का बंगला कैसा लगा? तुम तो कहती थी कि तुम्हारा बेटा 1 लाख कमाता है, तुम शहर जाने वाली हो, अब क्यों हम गरीबों के दरवाजे पर भीख मांगने आई हो? चलो निकलो यहाँ से, हमारे पास तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है। सरपंच ने उनकी कोई मदद नहीं की, क्योंकि रघुनाथ ने उनकी बेटी से रिश्ता तोड़कर उनकी बेइज्जती की थी। रघुनाथ, कौशल्या और किशोर गांव की सड़क पर भिखारियों की तरह बैठे रो रहे थे। उधर मंगरू, जिसने अपनी मेहनत से 1 साल में 2 लाख रुपए कमाकर अपनी खुद की एक परचून यानी किराने की बड़ी दुकान खोल ली थी, अब वो बहुत खुशहाल था। उसने एक बहुत ही संस्कारी और अनाथ लड़की से शादी कर ली थी और अपने एक छोटा सा सुंदर घर भी बनवा लिया था। एक दिन मंगरू बाजार से सामान लेकर लौट रहा था कि उसकी नज़र सड़क किनारे बैठे उन तीनों लोगों पर पड़ी। अरे पिताजी, माँ, भैया, आप सब यहाँ सड़क पर मिट्टी में क्यों बैठे हैं? आप इतने उदास क्यों हैं? और माँ, तुम रो क्यों रही हो? मुझे बताओ। रघुनाथ और किशोर ने रोते रोते मंगरू को शहर के धोखे और अपनी बर्बादी की पूरी कहानी बता दी। अरे पिताजी, माँ, भैया, इतनी बड़ी बात हो गई और आपने मुझे एक बार भी याद नहीं किया। मैंने आपसे कहा था ना कि जब दुनिया आपका साथ छोड़ दे तो अपने इस मंगरू को याद कर लेना। उठिए यहाँ से, चलिए आप सब मेरे साथ मेरे घर चलेंगे। अब से वो घर आपका है। बेटा मंगरू, मुझे माफ कर दे, सगा तो बस तू ही था, ये तो सिर्फ नाम का सगा था। हमने तुझे हमेशा ठुकराया, तुझे भूखा रखा, जानवरों की तरह काम करवाया, और देख आज अपनों ने ही हमें धोखा दे दिया और सड़क पर ला दिया। हम बहुत पापी हैं बेटा। मेरे छोटे भाई, मुझे भी माफ़ कर दे, मैं तेरा प्यार कभी समझ ना सका। मैं तो धोखेबाज निकला और कितना निकम्मा था। मैंने अपने पिता से झूठ बोला, अपने परिवार से झूठ बोला और उस लालची लड़की के चक्कर में आकर अपने ही परिवार को बर्बाद कर दिया। तेरे को तो बचपन से आज तक मैंने सिर्फ दुत्कारा है, मुझे सज़ा दे भाई। बेटा, हमने तेरे बचपन को छीन लिया, तू हमें अपने घर मत ले जा, हम इसी लायक हैं। अरे पिताजी, माँ, भैया, आप सब मेरे सामने हाथ जोड़कर मुझे शर्मिंदा मत कीजिए। आप सब मेरे ही खून हैं, आप सब के अंदर मेरा ही खून दौड़ता है। अगर आप लोगों ने मुझे उस दिन घर से नहीं निकाला होता तो शायद आज मैं अपनी दुकान का मालिक नहीं होता। जो होता है भगवान की मर्जी से अच्छे के लिए ही होता है। अंत भला तो सब भला। चलिए मेरे साथ। नरेटर। मंगरू उन्हें लेकर अपने नए घर पहुंचा। मंगरू की पत्नी दरवाजे पर, ये आपका ही घर है, बैठिए, मैं अभी आपके लिए गर्मा गर्म खाना निकालती हूँ। आप क्या लेंगे पिताजी? चाय बनाऊं या पहले खाना लाऊं? उस अनाथ और संस्कारी बहू का इतना सम्मान देखकर रघुनाथ और कौशल्या की आंखों से पश्चाताप के आंसू बहने लगे। मंगरू ने अपनी दुकान की चाबियां रघुनाथ के हाथों में रख दी। पिताजी, आज से ये दुकान आपकी है। भैया और मैं मिलकर इस दुकान को और बड़ा बनाएंगे। अब हम सब एक साथ एक ही परिवार बनकर खुशी खुशी रहेंगे। उस दिन रघुनाथ के परिवार को ये समझ आ गया कि खून के रिश्तों से बड़ा होता है निस्वार्थ प्रेम। मंगरू ने अपनी अच्छाई से पूरे परिवार को न सिर्फ माफ किया बल्कि उन्हें एक नई जिंदगी भी दी, और इसके बाद वे सब हमेशा के लिए खुशी खुशी रहने लगे। समापन शायरी। सगे और सौतेले का फर्क ये दुनिया सिर्फ नाम से करती है। जो खून के रिश्ते थे कभी, वो दौलत देख मुकरती है। शहर की चकाचौंध में अक्सर अपने ही घर को भूल गए। जो कल तक हवा में उड़ते थे वो आज जमीन पर झूल गए। दुआ है उस अनाथ की जिसने नफरत को भी प्यार दिया। ठोकर खाकर गिरे थे जो, उन्हें अपने सीने से लगा लिया। मत कर गुरूर अपनी दौलत का, ये वक्त कभी भी ढल जाएगा। अगर नीयत साफ है तेरी तो पत्थर में भी फूल खिल जाएगा। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको दिल से शुक्रिया कहना चाहता हूँ, आप लोगों ने मेरी वीडियो देखी। तो बस मैं आपको 2 चीज़ क्लियर कहना चाहता हूँ कि इस पूरे वीडियो में जो आपने आवाज़ सुना, ये मैंने AI वॉइस का यूज़ किया है, ठीक है। और दूसरी बात ये है कि इस वीडियो बनाते बनाते मेरे को बहुत टाइम हो गया है और मैं यूट्यूब पर भी नवा स्टार्ट किया हूँ। तो आप लोगों को बस इतना करना है कि वीडियो कैसी बनी है, क्योंकि आपने ये जो पूरी वीडियो देखा ये मैं अकेले खुद ने, मतलब मैं ये पूरी स्टोरी एनिमेशन सब मैं अकेले बनाया हूँ। तो बस मैं आपसे बस इतना पूछना चाहता हूँ कि क्या मेरे से कुछ गलती होगी वीडियो बनाते वक्त, या कुछ ऐसा हो जाए जो आपको बुरा लगे, जो मेरे से गलती हो जाए, तो प्लीज़ आप कमेंट में बता देना और मैं उसको सुधारने की कोशिश करूँगा। और एक थोड़ा सा सपोर्ट दे देना अपने फैमिली मेम्बर समझ के, सब्सक्राइब बटन दबा के। शुक्रिया।